नमस्कार दोस्तों, मंत्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आप सभी को मंत्रा ट्यूटोरियल और मंत्रा ट्यूटोरियल की पूरी टीम की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। आपका जो आने वाला वर्ष है वो मंगलमय हो और आप जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं अग्रसर बढ़ते रहें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक न रुकें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी जिस भी लक्ष्य को लेकर हमारे संस्थान से जुड़े हैं, ठीक है, या किसी भी संस्थान से जुड़े हुए, लेकिन आपका मूल उद्देश्य है आपके लक्ष्य की प्राप्ति करना। ठीक है, तो नए वर्ष के साथ नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ और नई कामनाओं और नई इच्छा पूर्ति के साथ हम आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं यूट्यूब के माध्यम से, जिसमें हम CGPSC और व्यापम से रिलेटेड जो भी MCQ हो सकते हैं सामान्य अध्ययन से, उनको आपको प्रैक्टिस कराने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के सीरीज़ में आगे बढ़े हैं, जिसमें हम आज पंचायत को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं बेसिकली पंचायत से रिलेटेड जो MCQ बने हुए हैं हाल ही के फ़िलहाल के एग्ज़ामों में, उनको लेकर हम प्रैक्टिस करेंगे और आने वाले समय में उससे संबंधित जो नए नए क्वेश्चन बना सकते हैं वो बनाकर लाकर आपको प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सबसे पहले मंत्रा ट्यूटोरियल का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ। अभी हम पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं, इसी में हम टॉपिक वाइज छत्तीसगढ़ से संबंधित और बाद में उसके बाद सामान्य अध्ययन से संबंधित जो भी टॉपिक रहेंगे उसको एक एक टॉपिक करके कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी का हमारा टॉपिक जो है वो पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, पंचायत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जामों में बने हैं, चाहे CGPSC को हो चाहे व्यापम का हो, उनको हम आज प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। किसके अनुसार? काल क्रमानुसार हमको किसको व्यवस्थित करना है? जो समितियां आई थी पंचायत से संबंधित, उनको काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए कौन कौन सी समिति दी हुई है। पहला समिति दिया हुआ है बलवंत राय मेहता समिति। तो सबसे पहले तो हमको ये पता ही होना चाहिए कि जो भी ऑप्शन दिए हुए सारी समितियां जो है उससे संबंधित है कि नहीं है। तो लगभग हमने बलवंत राय मेहता समिति, अशोक राय मेहता समिति, GV राव समिति, LM सिंघवी समिति, ये चारों समिति को हम तो स्पष्ट रूप से पढ़े हैं। हमारा बचता क्या है? सरकारिया आयोग। ठीक है, तो क्या इसको हमने पढ़ा है? तो हमने तो पढ़ा जरूर है, लेकिन डायरेक्ट पंचायत से रिलेट करके हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। मतलब पंचायती राज से संबंधित जो भी हम किताब वगैरह फॉलो किए हैं उनमें सरकारी आयोग स्पष्ट रूप से हमको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में अगर आया है तो हमको डील करना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में हम बोल तो नहीं सकते कि हमने नहीं पढ़ाए गए, तो डील करना है। तो देखिए उसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से क्या क्या हो सकता है। तो हमने इसके लिए, आप सभी पढ़े होंगे कि हम बैग्स करके बनाए हैं। ठीक है, जो समितियां हैं उनको जो प्रारंभिक रूप से पंचायत से संबंधित जो समिति है उसके लिए क्या बनाए थे हम? बैग्स करके रूप में बनाए थे। तो B फॉर बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले आती है। कब आती है? तो ये बलवंत राय मेहता समिति आती है 1957 में। उसके बाद आता है अशोक राय मेहता समिति। अशोक राय मेहता समिति कब आती है? तो ये आती है 1977 में। फिर GV राव समिति आती है। तो GV राव समिति कब आई थी? ये 1985 में। उसके बाद लास्ट में S लिखा है, S मतलब सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति, ये आई थी 1986 में। उसके बाद सबसे लास्ट में दिया है सरकारी आयोग। तो सरकारी आयोग के बारे में डायरेक्ट हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन हम जान हैं कि सरकारी आयोग कब आई थी? सरकारी आयोग आई थी 1988 में। तो इस आधार पे, कालक्रम के आधार पे देखें तो क्वेश्चन पहले से ही कालक्रम के आधार पर जमा जुमाया आया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? A, B, C और D। ठीक है, इस आधार पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? A, B, C, D और लास्ट में E। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही ऑप्शन जो होगा, सही आंसर A होगा। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करने के बाद आपको जो सही उत्तर हो सकता है उसको लेना है। इसमें आप एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब भी आप पेपर देने जाइएगा तो एग्जैक्ट उत्तर अगर आपको ना मिले तो भी आपको उत्तर लगा के आना है, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न चलने लगा है उसमें एक से अधिक उत्तर भी लेने का प्रावधान आ गया है।
ठीक है। अगर आपने मान लो आप दो किसी ऑप्शन में फंस रहे हैं तो आप अगर छोड़ देते हैं हम जनरली पीएससी में क्योंकि गलत होगा तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे कह के, लेकिन अब आप लोग को ध्यान रखना है पीएससी ने एक नया फार्मूला निकाला है, उसके आधार पर वो एक से अधिक आंसर भी ले लिया है। ठीक है, अभी के हाल ही में कुछ पेपरों में आप देखे होंगे किसी किसी क्वेश्चन में तो 3 अलग अलग आंसर लिए हैं, ए बी सी तीनों सही है। आप समझ रहे हैं कि ऑप्शन ए दिया हुआ वो भी सही बोल रहा है, ऑप्शन बी है वो भी सही, ऑप्शन सी है वो भी सही। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो 2 से अधिक आंसर भी हो सकते हैं, 1 से अधिक आंसर भी हो सकते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, हो भी सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कथन क्या है, पहला बोल रहा है कि ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत सरपंच बुलाता है। ठीक है, बुलाता है कि नहीं बुलाता है उसको गोली मारो। हम पढ़े कि क्या बोल रहा है, ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत सरपंच बुलाता है। ठीक है, दूसरा कथन क्या बोल रहा है, ग्राम सभा का प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक सम्मेलन किया जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। चौथा क्या बोल रहा है, ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच के द्वारा की जाएगी। इनमें हमको सही विकल्प की पहचान करना है। क्या बोला है नीचे में, सही विकल्प का पहचान करना है। तो सही क्या होगा इसमें, आप देखिए स्पष्ट रूप से इसमें क्या बोला गया है, सही विकल्प की पहचान करना है। और हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो ए बोला है 1 और 2 सही हैं, 2 और 3 4 सही हैं, उसी प्रकार नीचे में और भी है उसको मैं बताऊंगा। पहले हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन कौन सा सही है। तो ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत सरपंच बुलाता है, तो 1 मिनट के लिए इसको रोकिए कि ठीक है बुला सकता है, लेकिन हमको ऑप्शन के आधार पर लगाना है। दूसरा कथन क्या बोल रहा है, ग्राम सभा का प्रत्येक 6 माह में, प्रत्येक 6 माह में बोल रहा है, ग्राम सभा का प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक सम्मेलन होना चाहिए। हमने तो क्या पढ़ा था, ग्राम सभा का प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक पढ़े थे हम लोग, यहाँ पे 6 लिखा है, मतलब दूसरा कथन तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ग्राम सभा का प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक सम्मेलन, वो गलत है। तीसरा क्या बोला, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा, तीसरा क्या हमारा बिल्कुल सही है। चौथा क्या बोला है, ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाएगी, ग्राम सभा सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच करता है, बिल्कुल। तो एकदम नज़दीकी उत्तर देखें तो हमारा नज़दीकी उत्तर जो है 3 और 4 सही होगा। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन में ये का है कि नहीं है। हम देखते हैं कि ऑप्शन सी हमारा जो है 3 और 4 है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा हमारा, हमारा आंसर जो है सी। ठीक है, हमारा आंसर जो है सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कथन को पढ़ना है और सही विकल्प का पहचान करना है, उसके आधार पर हम अपना आंसर चुनेंगे। क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन तो अभी से रिपीट हुआ है ना, हाँ ये हो गया है। ठीक है, ये है, छत्तीसगढ़ में संविधान के किस धारा के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। क्या बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में संविधान की किस धारा के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। तो ये तो सभी के लिए बच्चों टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन फिर भी बार बार एग्जामों में ये पूछा जा रहा है कि तो संविधान की कौन सी धारा के तहत छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जा रही है। तो अनुच्छेद 32 तो हमारे किससे संबंधित है, अनुच्छेद 32 हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। दूसरा क्या है, अनुच्छेद 57, ये तो अपने राष्ट्रपति वाले साइड में चल देता है, कोई इसका भी कोई मतलब है। अनुच्छेद 40 दिख रहा है और अनुच्छेद 44 दिख रहा है, इसका भी कोई मतलब है। तो हमने पढ़ा है कि अनुच्छेद 40 में क्या है, हम देखे हैं कि पंचायतों के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, पंचायतों के संगठन। हमने संविधान में पढ़ा ना, जो डीपीएसपी पढ़े हैं ना, डायरेक्टिव स्टेट डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़े हैं। तो उसमें हमने देखे हैं कि राज्य के कर्तव्य के रूप में क्या जोड़ा गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार जो है पंचायतों की स्थापना के लिए कार्य करेगी, उसका वो कर्तव्य होगा गया के अनुच्छेद 40 के माध्यम से जोड़ा गया है, उसी को बोला गया। तो हमारा आंसर, सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा सी, अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, छत्तीसगढ़ राज्य में, ये फिर वही क्वेश्चन आ गया जी,
ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जो अभिकथन है ए एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला रहा है, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में हम फंस सकते हैं, तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि अभिकथन ए एस और कारण आर के आधार पे हमको सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, तो अभिकथन को पढ़ते हैं। क्या बोला अभिकथन में, छत्तीसगढ़ में राज्यपाल द्वारा वित्तीय आयोग का गठन 5 साल के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, हमने तो बिल्कुल पढ़ा है, तो अभिकथन ए बिल्कुल सही है। कारण क्या बोला जाता है कि वित्तीय आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण, राज्य सरकार तथा पंचायतों के बीच करों का बंटवारा, सहायता अनुदान के संबंध में सिफारिश करता है। हमने ये भी पढ़ा है। ठीक है, तो हम इतने कंक्लूजन में पहुंच गए कि अभिकथन ए एस और कारण आर दोनों सत्य है। अब ऑप्शन के हिसाब से क्या हो सकता है, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है ए एस और आर दोनों सत्य है, दोनों तो सत्य है, और आर ए एस की मूल व्याख्या करता है। हमने इसमें देखो ए एस और जब अभिकथन और कारण वाला आए ना, तो उसमें आपको देखना है कि मूलतः वो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी अंतर होगा तो वो आपका आंसर नहीं होगा, मतलब उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चनों में सब फंसते हैं। ठीक है, आपको एकदम से बारीकी से उसको देखना पड़ेगा। तो अभी के लिए रुकते हैं कि एस होगा कि नहीं होगा, मतलब अब हमारा आंसर ए होगा कि नहीं होगा देखते हैं। दूसरा बोल रहे हैं ऑप्शन बी, ए एस और आर दोनों सत्य है, इसमें भी बोला सत्य है, लेकिन आर ए एस की मूल व्याख्या नहीं करता है कहते हैं। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, अगला सी नंबर बोल रहा है, सी बोल रहा है कि ए एस सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए एस असत्य और लेकिन आर सत्य है। तो ये हमारा ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल कट गया, क्योंकि हमने क्या बोला है कि दोनों ही कथन सही है। हमने क्या कहा है कि दोनों ही कथन हमारा सही है। ठीक है, तो हमारा सी और डी तो बिल्कुल कट जाता है। ठीक है, सी और डी बिल्कुल कट जाएगा, तो बचता है हमारे पास ये दो। तो हम देख रहे हैं कि इसमें मूल व्याख्या की गई, तो मूल व्याख्या नहीं की गई है बोल रहा है। तो आप देखेंगे, मतलब ये वाला क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। अभिकथन ए एस, छत्तीसगढ़ में राज्यपाल द्वारा वित्तीय आयोग का गठन 5 साल के लिए किया जाता है। ठीक है, किया जाता है स्पष्ट रूप से है। वित्तीय आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण करती है, राज्य सरकार तथा पंचायतों के बीच करों का बंटवारा करती है, ये भी कर रही है, सहायता अनुदान के संबंध में सिफारिशें करती है। तो यहाँ पे देखिए, ये वित्तीय आयोग तो है, राज्यपाल के संदर्भ में बताया तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कारण में क्या लिखा है, कारण में वित्तीय आयोग के कार्यों को लिख दिया है। ठीक है, जो राज्यपाल है डायरेक्ट से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ वित्त आयोग के जो कार्य लिख दिया है, यहाँ पे राज्यपाल के संदर्भ में बताया जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे की मूल व्याख्या नहीं कर रही है। इस आधार पे हमारा क्या होगा उत्तर, इस आधार पे हमारा जो उत्तर होगा वो होगा उत्तर बी, कि ये इसकी सही व्याख्या या फिर मूल व्याख्या नहीं करती है। ए एस और आर दोनों तो सत्य है, लेकिन आर अर्थात कारण जो है अभिकथन की मूल व्याख्या नहीं करती है। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर जो होगा उत्तर बी होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चुनाव करना है। क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के संदर्भ में हमको 2 सूचियां दी गई है, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से हमको सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिखता है तो घबरा जाते हैं ना, घबराना नहीं है, कुछ नहीं रखा रहता क्वेश्चन में, जो आप पढ़े हैं वहीं से ही क्वेश्चन बना है। हालांकि कुछ बात जो है व्यापम जो है थोड़ा सा बदमाशी करता है कि उसमें कुछ चीज़ों को पलटने का प्रयास करता है, या मतलब विद्यार्थियों को भ्रमित करने का प्रयास करता है। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, एक्चुअल में थोड़ा सा मेरे को पीडीएफ को थोड़ा कंसाइज करना पड़ेगा, पहले देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखिए पहला पॉइंट दिया सूची ए, इस तरफ हम सूची बी कर सकते हैं। ठीक है, मैं बताऊँगा, इधर नीचे में लिखा हुआ है, सूची 2 कर लीजिए। ठीक है, नीचे है, पहले पढ़ लेते, एक बार मैं दिखाई देता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, ये देखिए
सूची ए में क्या दिया गया, ABCD करके दिया, और सूची बी में जो है 1 2 3 4 करके उसको सुमेलित करना है हमको। तो जो भी पंचायत से संबंधित जो भी चीज़ें पढ़े होंगे आप, उसमें धाराओं को थोड़ा सा देखने का प्रयास जरूर किए होंगे। तो धारा 32 दिया हुआ है, धारा 61 दिया हुआ है, धारा 76 दिया हुआ है, धारा 64 दिया हुआ है। तो इन धाराओं को हमको उनसे संबंधित जो प्रावधान है उसके माध्यम से हमको क्या करना है, मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं, मिलान करने का प्रयास करते हैं, क्या उत्तर आता है। ठीक है, चलिए पहला क्या है, 1 मिनट। पहला बोल रहा है अवैध कॉलोनी निर्माण के लिए दंड। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, पंचायत को सहायता अनुदान के बारे में हो रही है। तीसरा मुख्य कार्यपालन अधिकारी व सचिव के कृत्य के बारे में बात हो रहा है। और चौथा क्या बोल रहा है, जिला पंचायत राजनीति। तो जिन लोग PSC का एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा जिला पंचायत राजनीति को एक बार पूछ चुका है परीक्षा में। ठीक है, नहीं जिला पंचायत नहीं, पंचायत की निधि को पूछा था, सॉरी। ठीक है, तो आने वाले समय में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकते, क्योंकि पंचायत से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि धारा 66 में भैया पंचायत निधि किस में बताया गया है, तो धारा 66 करके। ठीक है, तो इस आधार पर हम मिलाने का प्रयास करते हैं। तो हम देखिए अवैध कॉलोनी निर्माण का प्रावधान कहाँ पे दिया गया है, पंचायत की धारा 61 से 61 का से लेकर 61 6 तक का ख ग घ अंगा च छ। ठीक है, तो 61 का से लेके 6 तक, या फिर इसको कह सकते हैं 61 स्टार्ट है। ठीक है, तो इसी के बीच में आएगा। अब इसमें पूरी धाराओं में आप देखेंगे तो पूरी धाराओं में 61 से रिलेटेड एक ही धारा है, 61 घ। तो क्लियर हो गया। अगर याद भी नहीं आएगा तो 61 में था, मैंने पढ़ा था अवैध कॉलोनी निर्माण से संबंधित जो भी प्रावधान थे वो किसमें दिया गया था, कॉलोनी निर्माण से संबंधित जो भी प्रावधान थे वो पंचायत की धारा 61 से स्टार्ट होता था। ठीक है, तो ये 61 तो दिख गया, मतलब स्पष्ट हो गया। ए का हमारा क्या हो जाएगा, ए का हमारा 2 हो जाएगा। दूसरा बोल रहे हैं पंचायतों को सहायता अनुदान। अब इन सब में देखिए कि कौन सी धारा इनके माध्यम से कनेक्ट होने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि धारा जो 76 है वो धारा 76 किससे संबंधित, धारा 76 जिला पंचायत राजनीति से संबंधित है, ये भी हम पढ़ा है। और उसके बाद बोल रहा है पंचायतों मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सचिव के कृत्य। तो हमने पढ़ा है 71 72 73 करके हम पढ़े थे कि पंचायत में मुख्य कारण जो हमारा CEO होता है और सचिव होता है उसके कार्यों के संदर्भ में बात की गई है। तो वो किस में आ जाएगा, वो 72 में आ जाएगा। उस आधार पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम मैच कर लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए A B C और D। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं अवैध कॉलोनी निर्माण किस में आएगा, धारा 61 घ। तो A का क्या हो जाएगा, A का 2 हो गया। उसके बाद बोल रहे हैं क्या, पंचायत को सहायता अनुदान। तो पंचायत को सहायता अनुदान के संदर्भ में किसमें बताया गया, पंचायत सहायता अनुदान आपके एक तरह से 64 में बताया गया है। तो B का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि मुख्य कारण पालन अधिकारी और सचिव के कृत्य, तो वो किसमें बताया गया, वो धारा 72 में बताया गया है। तो C का क्या हो जाएगा 1 और D का क्या हो जाएगा, लास्ट बच गया D का, तो D के लिए धारा 76 जिला पंचायत राजनीति किसमें है, धारा 76, तो इसका D का 3। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे इसमें हमको चेक करना है। ठीक है, 2 4 1 3। ठीक है, 2 4 1 3 2 4 1 3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर जो है, आंसर C जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, C जो है सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला देखते हैं, ये देखिए छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। देखो आजकल धाराओं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, चाहे PSC हो चाहे व्यापम हो, तो आपको धाराओं को थोड़ा सा रेडी करने का प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, और धाराओं को हम परंपरागत रूप से याद नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए आप मंत्र ट्यूटोरियल से जुड़िए, आपको निश्चित रूप से ऐसा टूल्स प्रदान किया जाएगा जिसके माध्यम से धारा 1 से लेकर धारा 129 134 तक आप बिल्कुल एकदम ईजिली पानी के रूप में याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जिसके लिए कुछ हम टूल्स बनाए हैं और टूल्स हम
अपने विद्यार्थियों को प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। इसके माध्यम से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो सब आपको देने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं, एक तरफ धारा दिया हुआ है और दूसरी सूची में क्या दिया गया, उन धाराओं से संबंधित जो प्रावधान है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, धारा 83, 89, 84 और 88। मान लीजिए आपको इनमें से कुछ भी याद नहीं है, अगर एक आध भी याद आएगा तो आप क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम 1993 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, तो सूची ए में तो धाराएं दी हैं, सूची 2 में से संबंधित प्रावधान। तो पहले प्रावधान को ही पढ़ो, यहीं से आपका जो है जो स्टेटस है वो क्लियर होगा कि मैं पकड़ पा रहा हूँ कि नहीं। तो पहले बोल रहा है पंचायत के कार्यकलापों की जांच, याद आ रहा है थोड़ा बहुत, कुछ भी नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बोल रहा है पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण। तीसरा बोल रहा है करों में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की सख्ती। और चौथा क्या है, हानि एवं दुरुपयोजन के लिए पंचायत आदि का दायित्व। ठीक है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, 85 गलती से आ गया है। ठीक है, तो इनमें से अगर कुछ भी याद नहीं आया तो आपको ध्यान होगा पंचायतों के कार्यकलाप कोई ना कोई एक तो याद आ ही जाएगा। एक तो याद आ गया ना तो लगभग आप क्वेश्चन को बनाने के दहलीज पे पहुंच चुके हैं। तो जैसे कि मेरे को अगर पूरा क्वेश्चन को देखो, मान लीजिए मेरे को पूरे धाराएं याद नहीं है तो मैं क्या करूँगा, जो धाराएं मेरे को याद है मैं उसी पे फोकस करने का प्रयास करूँगा। किस प्रकार से, मैं जानता हूँ कि धारा 88 में क्या कही गई है। धारा 88 में पंचायत के कार्यकलापों की जांच के बारे में बात की गई है। तो डी का 1 आना चाहिए, ऑप्शन में दिख रहा है क्या कहीं भी डी का 1। तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन में डी का 1 कहाँ पे है, तो ऑप्शन में डी का 1 2 जगह है। तो हमको एक और ढूंढना पड़ेगा। एक तो समझ में आ गया, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, कौन कौन से ए और सी नहीं हो सकता, हमारा आंसर होगा बी और डी। तो थोड़ा सा और देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि धारा 83 और 84 के बीच में किसके बारे में बात की गई है, हम देखते हैं 81, 82, 83, 84। तो उस आधार पर देखें तो पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण के बारे में बात कहाँ की गई है, और या फिर पंचायतों करों में राहत देने के बारे में सख्ती 89 के आधार पर की गई है। ठीक है, इस आधार पे हमारा जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, उत्तर हमारा डी होगा। क्यों, क्योंकि डी तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि किसमें है, कि पंचायत के कार्यकलापों की जांच धारा 88 में है। और दूसरा है सी के आधार पे देखें तो सी का 2 है, पंचायत के कार्यों का निरीक्षण जो है धारा आपके 89 में है। ठीक है, 89 में। और बी क्या है, चौथा, तो बी के चौथा के आधार पर इस पर देखें तो हानि और दुरुपयोजन के लिए पंचायतों आदि का पंचों आदि का दायित्व है, वो कहाँ पे है, बी का 4। ठीक है, तो ये बी का 89 में है। उस आधार पे हमारा जो उत्तर होगा वो उत्तर डी होगा। ठीक है, ये उसका उत्तर क्या होगा, उत्तर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो उस आधार पर देखें तो कौन सा कथन सही था। तो देखिए हमने सारा अनुच्छेद पढ़ा हुआ है भारतीय संविधान के तहत। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलिए ये देखिए क्या बोला है, अनुच्छेद 243 का में क्या है, पंचायत की गठन है क्या, काम में है कि नहीं पता। अनुच्छेद 243 खा में ग्राम सभा है क्या, है कि नहीं पता। अनुच्छेद 243 में गा है कि नहीं पता। तो जब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 243 का, इसको हम किस रूप में याद किया, अनुच्छेद 243 का है आक, इसी का को हम क्या बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं। तो आ से आम, ग्राम सभा इसी में बताया गया है। 243 का में ग्राम सभा के बारे में चर्चा की गई है, 243 खा में ग्राम पंचायत गठन के बारे में बात की गई, इसको ऊपर नीचे कर दिया है। तो ये दोनों गलत है, ये दोनों क्या है। और 243 सी में या फिर गा का है, उसमें पंचायतों की संरचना के बारे में बात की गई है। तो हमारा ये जो उत्तर होगा, ये उत्तर हमारा सही होगा। कौन सा उत्तर, अनुच्छेद 243 गा में पंचायतों की संरचना की बात की गई है। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोल रहा है। अब फिर से अनुच्छेद धाराओं से क्वेश्चन बना है, तो हमको देखना है कि कौन सा कथन सही है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। ठीक है, सही है कि गलत है, तो यहाँ पे पूछा गया है सही। देखते हैं, धारा 50 सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की शक्तियों और कर्तव्यों का उल्लेख करता है कह के। ये तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा है, तो ए तो बिल्कुल तुरंत कट गया। कौन सा कट गया? ए बिल्कुल तुरंत कट गया। धारा 51 क्या बोल रहा है कि धारा 51 बोल रहा है राज्य सरकार के कतिपय कृत्यों का जनपद पंचायत या जिला पंचायत को सौंपा जाना। धारा 52 क्या बोल रहा है? पंचायत के कृत्यों के संबंध में राज्य सरकार की शक्ति। और अंत में क्या बोल रहा है? उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो ये भी गलत, क्योंकि ये गलत हो गया तो फिर सीधा सीधा ये हमारा जो आंसर है वो डी तो बिल्कुल भी गलत हो गया। ठीक है, दोनों गलत हो गए, तो हमारा एक बचता, दो बचता है बी और सी। तो बी और सी में से कौन सही हो सकता है? तो हमने ये 51 तो स्पष्ट रूप से पढ़ा है, कहीं कहीं हमको याद आ रहा है कि धारा 51 में मैंने राज्य सरकार के कतिपय कृत्यों का जनपद और जिला पंचायत को सौंपा जाना मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, तो उस आधार पर मेरे को ठीक लग रहा है। वहीं जब 52 के बारे में पढ़ते हैं तो 52 पंचायतों कृत्यों के संबंध में राज्य सरकार की शक्ति, मतलब ये सीधा सीधा किसके बारे में चर्चा कर रही है? 29 विषयों के बारे में चर्चा की है। तो वो 52 में नहीं है, वो किस में है? वो है आपके 53 में। ठीक है, तो ये भी गलत होगा, तो उस आधार पे हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी। अनुच्छेद 51 जो है राज्य सरकार के कतिपय कृत्यों को जनपद और जिला पंचायत को सौंपने का प्रावधान करता है। ठीक है, चलिए ये अगला फिर वही क्वेश्चन है। ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 14 में क्या प्रावधान है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमने स्पष्ट रूप से पढ़ा है 14 और 14 का भी पढ़े हैं, दोनों पढ़े हैं। तो 14 के आधार पर देखें तो छत्तीसगढ़ पंचायती अधिनियम 1993 की धारा 14 में क्या बोला रहा है, तो ऑप्शन के आधार पर बनाते हैं। मान लीजिए हमको याद नहीं है, ठीक है, जैसा कि मान लीजिए मेरे को याद नहीं है, तो मैं किस आधार पर इस क्वेश्चन को बनाऊंगा? तो मैं देखूंगा कि ऑप्शन के आधार पर मेरे को क्या चीज़ याद है। तो पहला है मतदाता सूची, ग्राम की मतदाता सूची। तो ग्राम की मतदाता सूची के बारे में तो हमने स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा है कि किसमें है, 4 या 5 के आधार पे ये आएगा कह के। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये हमारा नहीं हो सकता आंसर। दूसरा बोल रहा है ग्राम सभा का सम्मेलन, हमने ग्राम सभा का सम्मेलन जो है एक तरह से 6 और 7 में देखे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा क्या है? सी, मत देने तथा अभ्यर्थी होने के लिए अर्हता, ये हो सकता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं बोला तो ये भी गलत हो गया। तो लास्ट में क्या बचता है? हमारा सी जो है बचता है लास्ट में, तो यही आंसर होगा सी। मत देने तथा अभ्यर्थी होने के लिए अर्हता कहाँ बताई गई है? धारा 14 में बताई गई है। धारा 14 के में हम आंसर कैसे सेलेक्ट किए? हम एलिमिनेशन के मेथड के कि सबसे पहले जो नहीं हो सकता है उसको हमने हटाया, तो हमारे पास स्पष्ट रूप से उत्तर हमारे सामने आ गया। ठीक है, उत्तर क्या होगा? सही उत्तर मत देने तथा अभ्यर्थी होने के लिए अर्हता कहाँ पर बताई गई है? धारा 14 में बताई गई है। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। इसके बाद ये क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 39 में पूछा है, धारा 39 में क्या बताया गया है। ठीक है, तो इस आधार पर देखें तो क्या है? सरपंच उप सरपंच का निर्वाचन। ठीक है, अब आप लोग पढ़े होंगे कि ये वाला सेक्शन को, कौन सा? 36, 37, 38, 39, 40 करके, है ना, जिसमें मतलब 36, 37, 38 और 39 और एक 40, ये वाला सेक्शन पंचायत की धारा में आपने पढ़े होंगे। धारा 36, 37, 38, 39 और 40, इसमें किसके बारे में बात की गई है? कि पंचायत पदाधिकारियों की पद मुक्ति से रिलेटेड ये सारे धाराएं हैं। उन्हीं में से एक क्वेश्चन को पूछा है कि धारा 39 में क्या है कह के, तो इन्हीं के बीच से है, मतलब पंचायत की पद मुक्ति से रिलेटेड ही होगा। तो ऑप्शन के आधार पे हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे है। बोल रहा है कि सरपंच उप सरपंच के निर्वाचन पद मुक्ति से रिलेटेड नहीं है, तो हमारा ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। जनपद पंचायत की संरचना
ये भी नहीं हो सकता है। पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन, ये हो सकता है और यही सही आंसर है हमारा। ठीक है, पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन कहाँ पे बताया गया है? पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 39 में ये बताया गया है। ठीक है, तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, तो सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की किस धारा में खंड तथा जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन का प्रावधान किया गया है? ये अब पंचायत के लास्ट वाला जो सेक्शन है उससे क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, पंचायत अधिनियम 1993 की किस धारा में खंड अर्थात जनपद तथा जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन का प्रावधान किया गया है? तो जिन लोगों ने ये क्वेश्चन जो है देख पा रहे हैं जो लोग, वो अगर पंचायत की धाराओं को अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो वो धारा 127 में क्या बताया गया है? धारा 127 में खंड और जिला पंचायत की सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में बताया गया है। ठीक है, चलिए तो सही उत्तर क्या होगा? सी ना, धारा 127। उसके बाद है पंचायतों द्वारा व्यतिक्रम शक्तियों का दुरुपयोग आदि करने पर उन्हें विघटित करने का अधिकार किसके पास है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि पंचायत के द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है, ठीक है, तो उन्हें विघटित करने का अधिकार किसके पास है? तो उन्हें विघटित करने का अधिकार हमारा किसके पास है? केंद्र सरकार, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी। ठीक है, तो पंचायतों के संदर्भ में देखे होंगे बहुत ही रेयरली होता है कि केंद्र सरकार किसी भी रूप में इंटरफेरेंस करता हो। ठीक है, केंद्र सरकार डायरेक्ट कभी भी इंटरफेयर नहीं करता है। ठीक है, जिला पंचायत की इतनी शक्ति ही नहीं होती है। ठीक है, जनपद पंचायत कितनी शक्ति होगी जब जिला पंचायत की नहीं है? तो अंत में याद रखना है कि पंचायत को विघटित करने का अधिकार किसके पास है? पंचायत को विघटित करने का अधिकार राज्य सरकार या राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए विहित प्राधिकारी के पास होगी। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे कार्यों के लिए सीधे राज्य सरकार नहीं पहुंचती है, तो वो कुछ विहित अधिकारी या विहित प्राधिकारी बना दिया जाता है जिसके माध्यम से इन सब चीज़ें कार्यों को करती है। ठीक है, जैसे पंचायत के संदर्भ में जो संचालक वगैरह होते हैं उनको बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए ये अगला क्वेश्चन। प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों के वित्तीय स्थिति को पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन किसके सिफारिश के आधार पर ये किसके द्वारा किया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये पंचायत की कौन सी धारा के अंतर्गत बताया गया है? राज्य वित्त आयोग की बात कहाँ की गई है? आर्टिकल 243 आई ना, ध्यान रखना है। आई से इनकम करके आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग की जो है सिफारिश की जाती है, उसका गठन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पंचायत व्यवस्था में कौन सा स्तर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अंग नहीं है बोला जा रहा है? ये तो सबके लिए आसान क्वेश्चन है ना, सभी लोग ये क्वेश्चन जो है हैंडल कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। जिला पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में है बिल्कुल है। ठीक है, ग्राम पंचायत भी है, जनपद पंचायत भी। हमने पढ़ा कि छत्तीसगढ़ की स्थिति में पंचायत के लिए 3 स्तर बनाए गए हैं, जिला, जनपद और नीचे ग्राम। ग्राम सभा भी है क्या? तो हमने सुना तो जरूर है, लेकिन ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के हिस्सा में नहीं आता है, जहाँ ये तीनों जो है क्या है? निगमित निकाय हैं तीनों। ठीक है, एक तरह से ग्राम सभा गैर निगमित निकाय है। ठीक है, तो जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत जो है पंचायत के त्रिस्तरीय संरचना में शामिल होते हैं। तो इसमें नहीं होने वाला पूछा गया है। क्या पूछा गया है? नहीं होने वाला। तो उस आधार पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ग्राम सभा जो है किसका हिस्सा नहीं होता है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अंग नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार, ये बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। पंचायती राज मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार
जीपी डीपी तैयार करने एवं लागू करने हैं तो निम्नलिखित चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, तो पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार प्रत्येक वर्ष के जैसे ये वर्ष वित्तीय वर्ष चल रहा है, तो इस वित्तीय वर्ष खत्म होने के 3 महीने पहले पंचायती राज मंत्रालय क्या बोलती है, प्रत्येक पंचायत स्तर के आधार पर जिला पंचायत के द्वारा एक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट तैयार किया जाएगा, जिसको जिला पंचायत विकास परियोजना कहा जाता है। ठीक है, जिला पंचायत विकास परियोजना रिपोर्ट। तो उसी तैयारी करने के लिए उसी को बोला जा रहा है कि GPDP। जी का मतलब जिला पंचायत, पी मतलब प्रोग्राम है, या फिर इस प्रकार से अगर लिखेंगे GPDP ही समझ में नहीं आया होगा बहुत लोगों को, ये होता क्या है क्या। ठीक है, अगर वो बोल रहा है GPDP, ठीक है, तो जिला पंचायत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बोले या प्रोग्राम बोले, जिसको जिला पंचायत परियोजना बोलते हैं ना, उसी में जो रिपोर्ट बनाया जाता है, उसके लिए जो वार्षिक रिपोर्ट बनाया जाता है, उसी के बारे में पूछ रहा है। उसका दिशा निर्देश क्या है पंचायत के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो देखते हैं क्या है कि उसका हमको क्या लिखना है, उसमें चरणों को बताना है, कौन कौन से चरण के माध्यम से वो क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ता है वो प्रोसेस। पहला बोल रहा है कि ग्राम सभा के द्वारा GPDP को मंजूरी देना। ठीक है, तो देखते हैं है कि नहीं है। दूसरा बोल रहा है कि ग्राम पंचायत द्वारा स्थिति या स्थित विश्लेषण और संसाधन मानचित्रण होना चाहिए। किसके माध्यम से? ग्राम पंचायत के द्वारा स्थिति विश्लेषण तथा संसाधन मानचित्रण होना चाहिए। अगला बोल रहा है जिला योजना समिति को अंतिम रूप से तैयार प्रस्तुत करना चाहिए। जिला पंचायत समिति को अंतिम रूप से तैयार, कौन सा तैयार? जो योजना बनाई गई ना, जो परियोजनाएं बनाई गई GPDP, उसी को अंतिम रूप से प्रस्तुत करना बोल रहा है। GPDP तैयार करने के लिए कार्यात्मक समिति का गठन करना होता है। सामुदायिक आवश्यकताओं के आधार पर विकास गतिविधियों को प्राथमिकता देना। तो हमको क्या बताना है? इसके गठन की प्रक्रिया या कैसे कैसे प्रोसेस करता है, वो प्रोसेस को ही बताना है। तो सबसे पहले तो GPDP तैयार करने के लिए कोई कार्यात्मक समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो उस आधार पे हमको इसमें सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले, क्योंकि जिला स्तर पे बनना है ना, वो जिला स्तर से बनने के बाद क्या होगा? निचले स्तर तक जाएगा। तो जिला स्तर पर होगा, तो जिला स्तर पर बनाने के लिए सबसे पहले तो एक समिति गठन किया जाता है। वही समिति, तो उस आधार पे हमारा D पहले आना चाहिए। ठीक है, तो किसमें D है? तो D, P और D में है, तो A और C तो बिल्कुल हमारा पहले ही कट गया है। ठीक है, तो दोनों में D है, B और D में। उसके बाद क्या हो सकता है? तैयार करने के लिए कार्यात्मक समिति गठन किया जाना चाहिए। उसके बाद ग्राम पंचायत के द्वारा स्थिति विश्लेषण तथा संसाधन मानचित्रण किया जाना चाहिए। तो D के बाद B आ रहा है क्या? तो D के बाद B आ रहा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि उसको ग्राम सभा द्वारा ग्राम सभा के द्वारा अनुमोदन के लिए मंजूरी भेजना चाहिए। A आ रहा है क्या? तो A दोनों में नहीं आ रहा है। तो उसके नीचे क्या है? सामुदायिक आवश्यकताओं के आधार पर विकास गतिविधियों को प्राथमिकता देना, E है। तो लास्ट में E इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो B इसमें भी है, सॉरी D इसमें है। तो इसका उत्तर ये है ना, ये। ठीक है, B, D, B, E। उसके बाद A है। A मतलब ग्राम सभा। ग्राम सभा के द्वारा जो जिला योजना परियोजना बनाई जा रही है, उसको मंजूरी दिया जाता है और अंत में इसको जिला योजना समिति को अंतिम रूप तैयार करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा होगा D। तो सबसे पहले हमारा D आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें D आ रहा है, इसमें भी D आ रहा है। और सबसे लास्ट में क्या होगा बोल रहा है? जिला योजना समिति को अंतिम रूप से तैयार, जो GPDP जो योजनाएं बनाई जाएगी, परियोजना जिला पंचायत परियोजना जो रेडी किया जाएगा वार्षिक रूप से, उसको प्रस्तुत किया जाता है जिला पंचायत को स्वीकृति देने के लिए। तो लास्ट में C आना चाहिए। तो लास्ट में C इसमें भी है और इसमें भी है। अब हम फंस गए। ठीक है, लेकिन इसका उत्तर जो है उसके ठीक पहले देखना है कि ये ग्राम सभा के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ग्राम सभा के पास बिल्कुल जा रहा है। इसमें आप देखिए, इसमें पहले D लिया है और इसमें B लिया है, तो इसका उत्तर गलत है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? उत्तर D सही होगा इसका। ठीक है, ये उत्तर D सही होगा। D, फिर B, फिर E, फिर A, फिर C। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए।
कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित करना है। क्या बोल रहे हैं कि दिया हुआ है कि अनुच्छेद 40 दिया हुआ पहला पॉइंट में। बी बोल रहा है कि संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। सी बोल रहा है 11वीं अनुसूची और डी है अनुच्छेद 243। अब इसको हमको सुमेलित करके बताना है कि कैसे कैसे सुमेलित ये होगा। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 40 में क्या बोला गया है? पंचायत का संगठन कहा गया है। पंचायत का संगठन 73वां संविधान संशोधन, हम जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन एक तरह से देखें तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को ही लागू किया गया है। ठीक है। 11वीं अनुसूची, हम जानते हैं कि 11वीं अनुसूची में किसके बारे में चर्चा की गई है? 29 विषयों के बारे में चर्चा की है पंचायतों से संबंधित। और अनुच्छेद 243 क्या है? तो अनुच्छेद 243 के माध्यम से ही पंचायतों को एक आधारशिला दी गई है, पंचायतों को संवैधानिक मंजूरी दी गई है। ठीक है। तो लगाने का प्रयास करते हैं किस आधार पे? ABCD के आधार पे। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैसे ABCD का आधार करना है, A B C और D। ठीक। पहला बोले अनुच्छेद 40, तो पंचायतों का संगठन है। तो यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है क्या? पंचायतों का एग्जिट करेंगे तो फिर गायब हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं। देखो अनुच्छेद 40 किस में जाएगा? तो अनुच्छेद 40 हमारे सीधे किस में जाएगा? नीति निर्देशक सिद्धांत जिन पर पंचायत व्यवस्था की संरचना आधारित है। तो 40 इसमें आ गया। उसके बाद बोल रहा है कि संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है मूल रूप से बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही लागू की गई है। ठीक है। तो हमारा बी का 1 हो गया। सी क्या बोल रहा है? 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची हम जानते हैं पंचायतों के कार्यों का 29 विषय में बताया कि वही पंचायत के कार्य हैं। तो सी का क्या हो गया? 2 हो गया। और लास्ट में बोल रहा है अनुच्छेद 243। तो अनुच्छेद 243 जो है लोक विकेंद्रीकरण या संवैधानिक दर्जा। तो मैंने बताया कि आधार प्रदान किसमें किया गया है, मतलब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 243 ऐड किया गया। ध्यान होगा, है ना। 243 के माध्यम 243 ए से लेकर 243 कहाँ तक जाता है? वो ओ तक, है ना। तो उसी को ऐड किया गया। इस आधार पे हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? अगर हम इस रूप से मिला लें, अगर आप आंसर को, एक मिनट, ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा बड़ा है, पूरा स्क्रीन में नहीं आ रहा है। ये देखिए इस प्रकार से अब आ जाएगा। चलिए, हमको अपना आंसर मैच कराना है। ठीक है। देखिए ये A B C और D। तो D का सीधा हम किस में लगा देंगे? 4 में। D का 4 ये हो गया। उसके बाद क्या है? C का 11वीं अनुसूची 29 विषय है। तो C का क्या हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। पंचायतों के कार्यों के विषय बताए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन के लिए A हो जाएगा, मतलब B का 1 हो जाएगा। और क्या है? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है 3 नीति निर्देशक तत्व। इस आधार पर 3, 1, 2 और 4 होना चाहिए हमारा आंसर। A का 3 किसमें है? तो A का 3 हम देख रहे हैं केवल एक ही में है, बाकी किसी में A का 3 नहीं है। ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा? B होगा। A का 3, B का 1, C का 2 और D का 4। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हमारा होगा B। ठीक है। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन था एक तरह से देखा जाए तो, भले टाइम लगेगा लेकिन आपसे क्वेश्चन बनेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ कॉलम दिया हुआ है और दूसरे कॉलम में दिया गया उससे संबंधित जो प्रावधान है वो दिया गया है। क्या बोल रहा है? कॉलम ए में देखिए सामान्य प्रशासन समिति बोला रहा है। दूसरा क्या है? वित्त और लेखा परीक्षा समिति। तीसरा है विकास समिति और चौथा है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। तो ये मेरे ख्याल से पंचायत स्तर की जो समितियां होती हैं ना, जो स्थायी समिति होती है, उसके बारे में ही चर्चा कर रहा है। स्पष्ट रूप से कहीं पे बोला नहीं गया है कि निम्नलिखित की कौन सी समिति जिला स्तर की है, कि जनपद स्तर की है, कि ग्राम पंचायत स्तर किस स्तर की है।
तो देखने के अकॉर्डिंग जो समितियां बनी उसके अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं कि पंचायत स्तर की जो समिति उसके बारे में चर्चा कर रही है, जो स्थायी समिति होती है। तो चलिए मिलाते हैं कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से। तो पहला बोल है कि सामान्य प्रशासन समिति। चलिए थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं। आई सामान्य प्रशासन समिति भी हम पढ़े हैं, वित्त और लेखा समिति भी पढ़े हैं, विकास समिति पढ़े, स्वास्थ्य और कल्याण समिति। तो स्वास्थ्य और कल्याण समिति सीधा आपको पकड़ आ गया होगा कि स्वास्थ्य में स्वास्थ्य जाएगा, ठीक है। तो उस आधार पर हम बनाए, अगर ए बी सी और डी करके देखें तो स्वास्थ्य परिवार का स्वास्थ्य और कल्याण समिति में क्या आ जाएगा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल और जल पहल की निगरानी। तो क्या हो, कौन सा, डी का 2 आ जाएगा, तो डी का हम 2 लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, सामान्य प्रशासन समिति। तो हमने पढ़ा है कि जो प्रशासन संबंधी जैसे कि प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन तथा नीति क्रियान्वयन दिया है, ये किस में आ जाएगा, हमारे सीधे सीधे ये सामान्य प्रशासन समिति का ही कार्य है, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 3। उसके बाद बोल रहे हैं वित्त और लेखा परीक्षा समिति। तो वित्त और लेखा परीक्षा समिति, इसमें देखें तो वित्त दिख रहा है, वित्तीय मामलों एवं बजट आकलन की समीक्षा। तो बी का क्या आ जाएगा, बी का 4, ठीक है। लास्ट बचता है सी, विकास समिति। और इनमें से हमने तो ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, नहीं एक बचा है, ग्रामीण विकास गरीबी उन्मूलन कार्य, ठीक है। तो ये जो आएगा वो सी का आ जाएगा, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की देखरेख का संबंध कहाँ है आपके, मेरे ख्याल से प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन और नीति क्रियान्वयन। हाँ ठीक है, ठीक है, ABCD। तो ABCD के आधार पर देखें तो तीसरा, चौथा और पहला और दूसरा, ठीक है। तीसरा, चौथा, ए का क्या, ए का 3 है, ए का 3 किसी में दिया हुआ है, ए का 3 यहाँ पे लिखा हो, देख रहे हैं, ए का 3 यहाँ है और यहाँ पे नहीं है, उल्टा जमाना है इसको, उल्टा हमने गड़बड़ जमा दिया है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में जमाना है। 3 का ए जमाना है, 3 का ए यहाँ पे है और बी का 4, तो बी का 4 भी है यहाँ पे, सॉरी 4 का बी है यहाँ पे, और 1 का सी, तो 1 का सी है और 2 का डी, 2 का डी। तो इस आधार पे हमारा जो आंसर क्या होगा, वो आंसर होगा हमारा ए। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ना, क्योंकि जनरली हम लोग ABCD के आधार पे जमाते हैं, इस पर जस्ट उल्टा कर दिया गया है, 1 2 3 4 के आधार पे ABCD को जमाना है कह के, मतलब जिस हिसाब से हम ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो ऐसा नहीं मिल रहा था, ठीक है। सही ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, जमाने के आधार पे, सम्मिलित करने के आधार पे, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा था। चलिए, संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का किस आधार पर निर्धारित होता है, क्या के, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। हम सब ने पढ़ा है कि पहली बैठक की तिथि से पंचायत के कार्यकाल की गणना की जाती है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, हमारा जो सही उत्तर है वो होगा पंचायत की पहली सभा से, ठीक है, ना कि चुनाव के परिणाम से, ना ही पंचायत चुनाव घोषणा से, ना ही चयनित सदस्यों के द्वारा शपथ लेने से। पंचायत की पहली बैठक से क्या होती है, पंचायत की पहली जो बैठक होती है, पहली सभा होती है, उसी से पंचायत की कार्यकाल की शुरुआत होती है। पंचायती राज व्यवस्था के स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था के स्तर अनुसार सही समीकरण को चुनना है, उच्च से निम्न की ओर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होता है जिला, क्या होता है, इसमें ना ये परेशान कर रहा है थोड़ा सा। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या होता है जिला पंचायत, उसके नीचे क्या होता है जनपद पंचायत, उसके नीचे ग्राम पंचायत। ये 3 ही स्तर होते हैं। उन्हीं 3 ही स्तरों में से पूछा है कि
उच्च से निम्न स्तर पर जमाना है। ठीक है, तो जिला पंचायत के लिए ए, ठीक है, जनपद पंचायत के लिए सी और ग्राम पंचायत के लिए बी। तो क्या हो जाएगा, ए सी और बी किस में है। उसके बाद लास्ट में डी, यहाँ पे क्या इसके नीचे होता है आपका ग्राम सभा। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा, ए सी बी और डी। तो ए सी बी और डी यही हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, सही उत्तर क्या है, ए। चलिए, ये आ गया विवादित क्वेश्चन आपका। क्या बोल रहा है, अभिकथन एस ग्राम सभा सरपंच को निष्कासित कर सकती है। पहला क्या बोल रहा है, अभिकथन जो एस है वो क्या कह रही है, ग्राम सभा सरपंच को निष्कासित कर सकती है। कारण कह रहा है ग्राम सभा सरपंच को चुनती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, ए एस और आर दोनों सत्य है। आर ए एस का सही स्पष्टीकरण है बोल रहा है कि नहीं पता भाई, उसको देखना पड़ेगा। दूसरा क्या बोल रहा है, ए एस आर दोनों सही है, किंतु आर मतलब कारण ए एस का सही स्पष्टीकरण नहीं है बोल रहा है। क्या बोल रहा है, आर एस का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरे में बोल रहा है ए एस सही है किंतु आर गलत है। चौथा बोल रहा है ए एस गलत है किंतु आर। तो ये लास्ट के जो दो ऑप्शन है ये तो सरासर गलत है, क्योंकि स्पष्ट रूप से दिख रहा है ग्राम सभा सरपंच को निष्कासित कर सकती है। वापस बुलाने की जो प्रक्रिया है, राइट टू रिकॉल, उसके माध्यम से क्या कर सकती है, सरपंच को वापस कर सकती है, निष्कासित कर सकती है। ग्राम सभा सरपंच को चुनती है, तो ये भी सही है एक तरह से, क्योंकि ग्राम सभा जो है, जो ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं से मिलकर जो सभा बनती है, मतलब ग्राम के जो मतदाता होते हैं उनसे जो मिलकर जो सभा बनती है उसे ग्राम सभा बोलते हैं। तो ग्राम सभा मुख्यतः क्या है, ग्राम पंचायत के मतदाता ही है। तो वही मतदाता क्या कहते हैं, सरपंच का चुनाव करते हैं। इस आधार पे दोनों अभिकथन और कारण दोनों सही हुआ। ठीक है, तो दोनों तो सही है, लेकिन स्पष्ट रूप से ये दोनों इंटरकनेक्टेड नहीं हो रहा है। इसके कारण के रूप में नहीं दिख रहा है कि ग्राम सभा सरपंच को निष्कासित कर सकती है, कर तो सकती है, लेकिन ये वाला कथन इस पे ठीक नहीं बैठ रहा है। इसलिए हमारा क्या होगा कि ए एस एवं आर दोनों सही तो है, किंतु आर अर्थात कारण ए एस का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, तो उस आधार पे सही उत्तर क्या होगा, हमारा बी जो है सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए, सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। मोस्ट विवादित क्वेश्चन, सबसे ज्यादा ये एडीओ का क्वेश्चन है 2025। इस क्वेश्चन ने न जाने कितने उम्मीदवारों का, उनका क्या कहना चाहिए कि उनका भविष्य उनके हाथ से छीन लिया। चलिए, सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के आधार पर देखें तो पहला है पंचायत समिति का विकास अधिकारी। इस प्रकार का जो अधिकारी हमने तो पंचायत सेक्टर पे नहीं देखा। दूसरा बोल है उप सरपंच, तीसरा बोल है जिला परिषद का सीईओ और चौथा बोल है प्रधान। तो आप देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ की स्थिति में हमने प्रधान शब्द कहीं नहीं सुना है। ठीक है, पता नहीं क्वेश्चन बनाने वाला शायद अदर स्टेट से आया रहा होगा, वहाँ प्रधान सिस्टम चलता रहा होगा, तो वहाँ से प्रधान उठा के ले आया। ये प्रधान तो बिल्कुल कतई नहीं हो सकता। ठीक है, ये प्रधान बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ठीक है, जिला परिषद का सीईओ सरपंच को जाके कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर कलेक्टर को रहता तो जाकर दे भी सकता था। ठीक है, तो दोनों नहीं हो सकता। अब बचता है उप सरपंच या पंचायत समिति का विकास अधिकारी। ठीक है, तो मान लीजिए उप सरपंच अगर आंसर लगाते तो भी गलत होता, एक को आंसर लगाते तो भी गलत होता। तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। यहाँ पे होना चाहिए तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तब जाके वो सही आंसर होता। ऑप्शन डी को क्या बनाना था, जो प्रधान लिखा है उसको उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सही आंसर होता कि इनमें से कोई नहीं, किसी को भी पत्र वो नहीं देता है त्याग पत्र। किसको त्याग पत्र देता है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा, ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है, जिला पंचायत, संयुक्त संचालक पंचायत या उप संचालक पंचायत को देता है। किसको देता है, संयुक्त संचालक पंचायत या उप
संचालक पंचायत को ये अपना त्याग पत्र देता है। या तो ऑप्शन में ये रहता तब जाके आपका सही उत्तर होता। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लाया हूँ कि व्यापम आपके साथ जो है आपको भ्रमित करने का पूरा प्रयास करेगा कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, वो तो ठीक है, लेकिन आप सही ऑप्शन एग्जाम में उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्वेश्चन डिलीट हुआ था, मैं आपको दिखाने के लिए लाया था कि इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो सरपंच अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो याद रखना है सरपंच अपना जो है त्याग पत्र किसको देता है, जिला पंचायत जो संयुक्त संचालक पंचायत होता है या उप संचालक पंचायत होता है, सरपंच अपना उसको त्याग पत्र देता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में जनपद पंचायत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये भी मोस्ट वो है डाउटेबल क्वेश्चन है। मेरा लाने का उद्देश्य ये है कि आप उन क्वेश्चन से रूबरू हों कि आयोग आपके साथ कैसे खिलवाड़ करता है। ठीक है, आपको अपनी तैयारी में इतना कंठस्थ होना है ना कि वहाँ पे जाके क्वेश्चन बनाने वाला भ्रमित हो जाए, लेकिन ये क्या कर रहा है, हमको भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। देखिए चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जनपद पंचायत के संदर्भ में कौन सा कथन क्या बोला है, सही है। अब हम सब ने जनपद पंचायत बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। चलिए जनपद यहाँ पे देखिए सही पूछा है ना, सही पूछा है जनपद पंचायत के, तो देखते जाते हैं। जनपद पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर होता है, तो मध्यवर्ती स्तर हमने तो पढ़ा है स्पष्ट रूप से जनपद पंचायत। और यहाँ पे देखिए भारत के संदर्भ में पूछा है, भारत में जनपद पंचायत के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो भारत में किसी भी स्थिति में देखें तो भारत में जनपद पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, पंचायत समिति वगैरह अलग अलग बोलते हैं, लेकिन अगर देखें हर जगह की स्थिति में तो मध्यवर्ती स्तर में ही आता है। ठीक है, तो ये भी सही है। दूसरा क्या बोला, यह ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है, तो बिल्कुल ये भी होता है भाई, ब्लॉक स्तर पर तो जनपद पंचायत बनाया जाता है, इसको पंचायत समिति के रूप में स्टेट में जाना जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन है वो भी सही है, यह ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। तीसरा क्या बोल रहा है कि एक मिनट, तीसरा सही है कि नहीं पता नहीं है। ठीक है, देखते हैं। जनपद पंचायत के सदस्य मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाते हैं, जनपद पंचायत के सदस्य हैं वो तो बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि जनपद पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनको मतदाता ही चुनती है जनपद पंचायत की, तो वो भी सही है। चौथा बोल रहा है, जिले की वार्षिक योजना तैयार करने में जनपद पंचायत की कोई भूमिका नहीं होती है, जिले के वार्षिक योजना तैयार करने में जनपद पंचायत की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो कोई भूमिका नहीं होती बोलते, या तो इसको गलत बोलता तो ये आंसर होता, एक में सही बोला है तो यहाँ तो 3 ऑप्शन हो गया है, एक तो इसके अकॉर्डिंग ये जो है गलत होना चाहिए, लेकिन हमारा आंसर क्या है, सही लेना है उत्तर, तो सही 3 ठो निकल रहा है। देखिए अब इसको कहिए तो आयोग बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है। अब जो तुक्का लगाने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, जो परीक्षा तुक्का निकाल के पास करने के में विश्वास रखते हैं, ये उन लोग के लिए बहुत सुनहरा अवसर था। कुछ समझ में नहीं आया होगा ना, किसी भी ऑप्शन का लगा दिया, कोई ए लगाया होगा, कोई रेंडमली बी लगाया, कोई रेंडमली सी लगाया होगा और कोई रेंडमली डी लगाया होगा। तो ये रेंडमली डी लगाने वाला बेचारा भागा रहा होगा, क्योंकि आयोग ने उत्तर ये तीनों ही लिए हैं, ए बी और सी लिया है। ये भी सही उत्तर है, ये भी सही उत्तर है, ये भी सही उत्तर है। आप सोचो, आपको व्यक्ति जो है OMR सीट में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को क्या करता है, गोला भरता है कि यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ पे लिखा है बी, यहाँ पे लिखा है सी और यहाँ पे लिखा है डी। एक ही गोले को हम भरते हैं। अरे भाई एक ही क्वेश्चन के लिए हम 3 अलग अलग गोला का थोड़ी गोला भरेंगे भाई, एक ही क्वेश्चन के लिए वहाँ तो भरने वाला रहेगा वो भी पागल हो जाएगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्या ऐसा गोला भरेंगे क्या? स्पष्ट रूप से वहाँ पे उसमें लिखा भी रहता है कि एक को भरना है। व्यापम खुद क्या कर रहा है, 3 ठो गोला भर रहा है वो इस प्रकार से। क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का एक साथ 3 आंसर ले रहा है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा उद्देश्य बताना आपको, इस प्रकार से आंसर है, तो इसमें ए बी और सी तीनों ही सही है। जिन जिन लोगों ने इस प्रकार से आंसर लगाया रहा होगा उन सब का
सही आयोग के अनुसार है। ठीक है, चलिए इसको यह तो देना ABCD के रूप में देता है कि केवल AB सही, केवल AB सही, केवल ABC सही, केवल ABD सही, ऐसा करके तब वो बन सकता था, लेकिन पर्टिकुलर इस प्रकार से दिया है तो फिर वो विवाद की स्थिति का कारण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस दिनांक से लागू किया गया है बोल रहा है। ये बहुत बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते रहता है, बहुत सारे स्टेट में है, छत्तीसगढ़ के भी स्थिति में दे देंगे तो बहुत बार ये पूछा गया है कि कौन सा क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन की लागू होने की तिथि क्या है। ठीक है, 20 मार्च की हमने कोई डेटा नहीं एक तरफ देखा है, ये दोनों काट दो। क्या बोल रहा है 24 अप्रैल 2 ठोक में है, तो 24 अप्रैल हम लोग देखें पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, तो 24 अप्रैल तो है, तो अब वो 92 है कि 93 है। तो आप देख रहे होंगे कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ था एक, ठीक उसके जस्ट बाद 93 में। ठीक है, तो ये 92 वाले को आप काट दो, ACD कट गया, तो लास्ट हमारा क्या बचेगा, लास्ट हमारा बच गया सही उत्तर क्या होगा B 24 अप्रैल 1993, ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसी डेट पर लागू हुआ था, इसलिए हम जो है 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाए जाते हैं, इस डे को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। कब को, 24 अप्रैल को। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए ये रहा, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है। क्या पूछा है, सत्य नहीं है, वो पहचानना है हमको। ठीक है, सत्य नहीं है ये पहचानना है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, बिल्कुल है ना, तो ये तो सत्य है। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है, ये भी सत्य है। पंचायतों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त है। क्या बोल रहा है, पंचायतों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त है, तो हमने पढ़ा तो है शायद स्वायत्ता कि पंचायतों को पूर्ण स्वायत्ता होनी चाहिए, इतिहास वगैरह में पढ़े हैं। ठीक है, देखते हैं है कि नहीं है। ठीक है, पंचायतों के लिए समयबद्ध निर्वाचन किए जाते हैं, पंचायतों के लिए समयबद्ध निर्वाचन किए जाते हैं। अब फिर देखो सबके सब ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो एक बार फिर से पढ़ना है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है कि नहीं है, तो 100% ये सही है, त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था है। दूसरा बोल रहा है पंचायतों महिलाओं के लिए आरक्षण है, 100% आरक्षण है। ठीक है, अब बोल रहा है पंचायतों का अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्ता है कि नहीं है, तो आप पाएंगे कि भारत की स्थिति में अभी पंचायतों को अपने कार्यों में जो है पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त नहीं है। ठीक है, यही जो है गलत स्टेटमेंट है, तो उस आधार पे हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, क्योंकि सही नहीं पूछा है तो यही हमारा जो है आंसर होगा कि पंचायतों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। सही नहीं पूछा है ना, तो सही नहीं के आधार पे। ठीक है, चलिए अब आ गया फिर से ग्राम सभा। चलिए देखो, आप जब पंचायत पढ़ें तो पंचायत में कुछ चुनिंदा टॉपिक से बार बार और मल्टीपल टाइम और मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ग्राम सभा हो गया, निष्कासन की जो प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये सब जो है, और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो पंचायत का जो धाराएं हैं, सेक्शन है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप लोग को जो मुख्य फोकस बिंदु है कम से कम उनको बहुत अच्छे से रेडी करना है। ठीक है, ग्राम सभा बड़ा मुश्किल से दो क्लास में आप कवर कर सकते हैं, अगर ट्यूटोरियल के माध्यम से जुड़े, खुद किससे पढ़ें तो बड़ा मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में आप बहुत अच्छे से उसको कंठस्थ कर सकते हैं। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है और लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप उसको अच्छे से रेडी करने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं, ग्राम सभा के कार्य पूछ रहा है। तो गाँव में योजनाओं को अनुमोदित करती है, बिल्कुल करती है, क्योंकि कोई भी योजना को क्रियान्वयन करना है तो उसके लिए सबसे पहले ग्राम सभा के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है ना। तो पहला कथन तो बिल्कुल एकदम सत्य है, 100% है ना। पहला कथन क्या है, 100% सत्य है।
दूसरा क्या बोल रहा है, जिला परिषद के सदस्यों को चुनती है। इसके मैटर में थोड़ा गड़बड़ है भाई, जिला परिषद सदस्यों को चुनती है कि नहीं चुनती हम नहीं जानते हैं। तीसरा बोल रहा है ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा करती है, ग्राम पंचायत कार्यों की समीक्षा 100% करती है। चौथा क्या बोल रहा है, वित्तीय रिपोर्ट की समीक्षा करती है, वित्तीय रिपोर्ट की भी समीक्षा करती है। ये भी हमने उसके कार्यों में पढ़ा है। तो दूसरा और तीसरा और चौथा तो 100% नहीं है, तो इसमें नहीं है वो, तो ये नहीं होगा। इसमें भी नहीं है, तीसरा नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसमें है और इसमें भी है। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा हो सकता है। तो 3 और 4 तो 100% है, 3 और 4 दोनों में है। ठीक है, अब देखते हैं जिला परिषद के सदस्यों को चुनती है, तो ग्राम सभा जिला परिषद के सदस्यों को चुनने नहीं जाती है। ठीक है, उसका जो दायरा है वो ग्राम पंचायत तक होता है, तो दूसरा नहीं हो सकता, इसमें दूसरा है तो ये भी काट दो। तो लास्ट क्या बच गया हमारे पास, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 1, 3 और 4 सही है। गांव में योजनाओं का अनुमोदन जो है ग्राम सभा करती है, ग्राम पंचायत कार्यों की समीक्षा करती है, वित्तीय रिपोर्ट की भी समीक्षा करती है। ठीक है, तो उस आधार पे ऑप्शन बी सही है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन को आप अपने हिसाब पे बनाने का प्रयास करें। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर बताएं कि क्या है भारत में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप अपना उत्तर दें। चलिए, क्या है क्वेश्चन, आया किसी का आंसर? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इसका उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, लेकिन जो पढ़े होंगे उनके दिमाग में बिल्कुल फिट हो गया होगा आंसर क्या है, आंसर क्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दिए होंगे। चलिए देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ग्राम सभा का जो सबसे मुख्य कार्य हो सकता है वो कौन सा, ये पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या क्या है हमारे ऑप्शन में। कि पहला बोल रहा है कि सबसे पहला बोल रहा है सरपंच की सीधी नियुक्ति करना। ठीक है, सरपंच की सीधे नियुक्ति करना। तो देखते हैं है कि नहीं, अगला और देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं अभी थोड़ा सा डाउट है इसमें। ठीक है, दूसरा बोल रहा है ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट और विकास योजनाओं को मंजूरी देना। ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट और विकास योजनाओं को मंजूरी देना, ये तो बिल्कुल सही है, हमने तो देखा ही है। ठीक है, तीसरा बोल रहा है राज्य स्तरीय करों का संग्रह करना, इसमें भी हमको कंफ्यूजन है। ठीक, चौथा बोल रहा है राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराना, इसमें भी हमको कंफ्यूजन है। ठीक है, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा का मुख्य कार्य कौन सा है, तो आप इसको तो काट दीजिए। राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने का उसको कोई संबंध नहीं है, इसको भी काट दीजिए। राज्य स्तरीय करों का संग्रह करने में से कोई भूमिका होती है, उसको भी काट दीजिए, कोई भूमिका नहीं होती है। अगला बोले सरपंच की सीधे नियुक्ति करता है, इसको भी काट दीजिए। तो उस आधार पर देखें तो हमने जो है 3 ऑप्शंस को ऑलरेडी काट दिया। ए काट दिया हमने, ए काट दिया, सी काट दिया, डी काट दिया। ठीक है, तो नज़दीकी जो उत्तर हो सकता है वो नज़दीकी उत्तर क्या हो सकता है, बी हो सकता है। ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट और विकास योजनाओं को मंजूरी देना। ठीक है, ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट और विकास योजनाओं को मंजूरी देना किसका है, ग्राम सभा का कार्य है। तो उस आधार पे हमारा जो आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए। किसी का बी आंसर आया है? ठीक है, लेकिन व्यापम ने पता नहीं कौन सा दिमाग लगाया कि व्यापम ने इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कर दिया, डिलीट कर दिया है, डिलीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक, मतलब आपके पास ज्ञान होने के बाद भी आपके ज्ञान का सदुपयोग नहीं हो पाया।
आप जान रहे हैं कि आंसर है, लेकिन क्या हुआ, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया है। ठीक है, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में किस पद हेतु सीधा चुनाव होता है? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में किस पद के लिए सीधे चुनाव होता है? सीधा चुनाव का मतलब सीधा था, प्रत्यक्ष चुनाव किसके लिए होता है ये कहना है। ठीक है, तो किसके लिए होता है? तो आप देखिए, तो जिला पंचायत का जो सदस्य होता है उसका चुनाव सीधे होता है। ठीक है, तो ये तो है, सही आंसर आ गया क्या? और देखिए, जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, भाई हमने पढ़ा है, सीधा नहीं होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव ये भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और सरपंच का चुनाव ये भी तो प्रत्यक्ष रूप से होता है यार, फिर गड़बड़ हो गया। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था में किस पद हेतु सीधा चुनाव होता है? तो हम जानते हैं कि सरपंच का चुनाव कौन करती है? तो सरपंच का चुनाव जो है ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी हमारे जो मतदाता होते हैं वही सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं, और जिला पंचायत सदस्य के जो जिला पंचायत क्षेत्र के जो सदस्य होते हैं वो उसमें भाग लेते हैं। तो दोनों सही हैं। तो इस आधार पे अगर देखा जाए तो ए और डी फिर डिलीट होने वाला है, लेकिन व्यापम ने आंसर लिया है, ए भी आंसर लिया है और डी भी आंसर लिया है, दोनों ही आंसर लिया है। मेरा इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का उद्देश्य ये है कि वर्तमान में जो पैटर्न बदला हुआ है व्यापम का, वो आप तक लेकर मैं आऊँ और उससे अवगत कराऊँ कि आपको केवल एक ही आपका आंसर नहीं हो सकता है, आपका आंसर केवल एक पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता, एक से अधिक आंसर भी सही हो सकते हैं। आपके नए जो नियम आया व्यापम का, उसमें वो बोलता है कि मतभेद की स्थिति में एक से अधिक उत्तर भी लिया जा सकता है कह के। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चन में जिसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, आप मतलब जो आपको लगता है छोड़ने के बजाय आपको एक से अधिक उत्तर लगा के आ जाना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको, अगर आप मान लीजिए ए लगाए हैं, एक से अधिक उत्तर मतलब अलग अलग गोला नहीं भरना है, ए में भी भर दिए, बी में भी भर दिए, सी में भी भर दिए, डी में भी भर दिए, किसी भी पर्टिकुलर एक में भरिए ना, उसका आधार पे वो क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने आंसर ए भी लिया है, जिन लोगों ने ए लगाया उनका भी सही, डी भी लिया है, जिन लोगों ने डी लगाया उनका भी सही, ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका आंसर ए और डी लिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। यदि एक पंचायत को भंग किया जाता है तो चुनाव प्रक्रिया कितने दिनों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? कितने दिनों के अंतराल में? तो हम सब ने पढ़ा है कि 6 माह के अंतराल के भीतर पंचायत का जो है चुनाव हो जाना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। इस आधार पर हमारा आंसर क्या होगा? विघटन की तारीख से 12 माह, विघटन की तारीख से 6 माह, 2 महीना पहले विघटन की तारीख से, और विघटन की तारीख से 1 माह पहले। तो हमारा 6 माह वाला को पकड़ना है। ये किसके? विघटन की तारीख से 6 महीने के भीतर पंचायत का चुनाव संपन्न कराना होता है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विघटन की तारीख से 6 महीने के भीतर आपको चुनाव कराना है। ठीक है।